रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया मैंने, बस मुझे कंफर्म करिएगा। स्टार्ट में से स्टार्टेड ना? यस सर। ओके सर, ओके सर, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेक्निक, ठीक है। तो ये जो कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का जो डिस्कशन चल रहा है, इसी में कंटिन्यूएशन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट डिस्कशंस करेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको हर तरह का टेक्निक सिखा दिया सर, ठीक है। बस अभी अलग अलग टेक्निक में क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना होगा उतना अच्छा रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल जो एरिया था फाइनेंस पे, उसका मैंने आपको आइडिया दे दिया, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट क्या, काफी सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हुआ कैपिटल बजटिंग में, मतलब स्पेशली जो टेक्निक्स है, ठीक है। तो टेक्निक रिलेटेड डिस्कशंस मैंने ऑलरेडी आपसे किया, जैसे एनपीवी का कैलकुलेशंस करना, आईआरआर का कैलकुलेशंस करना, पेबैक पीरियड के बारे में बात करना, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के बारे में बात करना, एज वेल एज एआरआर। लास्ट वीक तो एआरआर के बारे में बात हुआ था ना सर, एआरआर इन द सेंस अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन था एआरआर। उसके बाद एक एनपीवी का एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको। अच्छा, उसके बाद मैंने लास्ट वीक का होमवर्क भी शेयर किया था। अच्छा, होमवर्क का मैंने आंसर शीट भी दिया था, आप लोगों ने देखा उसको? समझ में आया आप लोग को? होमवर्क का आंसर समझ में आया या कोई डाउट रह गया उसमें? बताओ। है सर। क्लियर है ना सर? होमवर्क सारे के सारे देख लिए होंगे, कोई डाउट नहीं है ना? यस। डाउट আছে है बोलली ना बोलली? ना सर। अच्छा, डाउट नहीं। ओके सर, अगर किसी का कोई डाउट रहेगा वो कैलकुलेशंस पे जरूर पूछ लीजिएगा। मैंने आंसर शीट शेयर कर दिया है, बट फिर भी बोल रहा हूँ, अगर डाउट है तो जरूर मुझे व्हाट्सएप करके पूछिएगा कि सर मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डाउट। ये तभी होगा जब आप होमवर्क सॉल्व करेंगे। होमवर्क सॉल्व नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा सर, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर, आगे बढ़ो। अच्छा, मुझे लास्ट वीक का क्लास बता सकते हो? लास्ट वीक का डेट? ये लास्ट वीक कौन सा डेट में हुआ था? 27 को, 26 को, 25 को, 28? मिल गया, ठीक है। पेन ले लेता हूँ एक बार, पेन के लिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो सर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हर एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो चुका है। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, पेबैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अगर किसी का कोई भी पर्टिकुलर टेक्निक मिस है सर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेंडिंग मत रखिएगा, मेरे से कलेक्ट करके लिंक लेके या प्लेलिस्ट लेके कर लीजिएगा, ठीक है। ये बार बार बोल रहा हूँ सर। काफी डिटेल्स में चर्चा किया, एक एक पॉइंट को बहुत ही स्लोली समझाने का कोशिश किया, ठीक है, कि क्या मतलब है, क्यों जरूरत होता है बिजनेस करने से पहले, पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या बजट करना चाहिए और उसमें क्या कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग डिसीजंस पे ये बहुत ही वाइटल एक चर्चा थी। अब मैं आपको कुछ स्पेशल केसेस की तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है। सम स्पेशल केसेस, ठीक है, इसको हम लोग कैश फ्लो बोलेंगे। प्रोजेक्ट कैश फ्लोज के ऊपर कुछ बात करेंगे। नाउ व्हाट इज कैश फ्लोज एंड क्या कॉन्सेप्ट चलता है कैश फ्लो में, और क्या क्या स्पेशल सिचुएशंस बन सकता है। तो आज ना एक स्पेशल बिजनेस डिसीजंस पे बात करेंगे। आप प्रोजेक्ट की तरह ही समझो, मानो कि आपका खुद का बिजनेस है। बात को समझे सर? जस्ट फील दैट कि आपका कोई खुद का बिजनेस है और उसमें आप कुछ करना चाहते हो। सर मेरा बिजनेस नहीं है, कोई बात नहीं, या फिर बिजनेस या तो आपका होगा या फिर आप किसी बिजनेस पे एडवाइजर बनोगे। सर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज या कॉस्ट अकाउंटेंट लोग करता क्या है, या तो खुद बिजनेस कर लेगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आदित्य बिरला, मतलब सॉरी आदित्य बिरला नहीं, कुमार मंगलम बिरला, राकेश झुंझुनवाला, या फिर अगर आप मॉडर्न नाम में से एक बहुत फेमस नाम लिया जाए, स्टार्टअप बिजनेस पे बड़ा नाम किया है, अमन गुप्ता, ठीक है, दैट इज
बोट का जो ओनर है सर, अमन गुप्ता, नाम सुने होंगे आप लोग, देखे भी हैं, काफी आते हैं टीवी में। ये कौन सा शो करने आता है सर अमन गुप्ता? शार्क टैंक में देखने को मिलता है ना सर? वो भी सीए है। तो मेरा कहने का मतलब है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेसमैन बन गया, क्या सुविधा होता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब बिजनेसमैन हो जाते हैं? कभी आप लोग उनके मुंह से ही सुन लीजिएगा, जब कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेसमैन बन जाते हैं तो उनको क्या हेल्प होता है सर? बहुत हेल्प होता है। एक सीए सीए में प्रोफेशन से अगर आप बिजनेसमैन की तरफ जाते हो या फिर जो भी प्रोफेशन चूज करते हो, आप हर फील्ड में सक्सेस ला सकते हो। मतलब आपके पास पूरा अपॉर्चुनिटी है एज ए सीए, एज ए सीएस, एज ए सीए में। अब किसी भी चीज में ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है ईच एंड एवरी फील्ड को समझने के लिए। सीए में भी कुछ पीछे नहीं जाता है, सीएस के पास भी काफी क्वालिटी होता है सर, ठीक है। तो कहने का मतलब इतना है कि जो भी है सभी चीज अल्टीमेटली नॉलेज पे डिपेंड करता है, कि अगर जो आप सीख रहे हो उस पर आपको कितना नॉलेज मिल रहा है, इसी पे डिपेंड करता है आपका सैलरी पैकेज। सैलरी पैकेज नॉलेज पे डिपेंड करता है, रैंक होल्डिंग पे नहीं, ठीक है। रैंक होल्डिंग कभी किसी का ज्यादा आएगा, कम आएगा, जिंदगी का रैंकिंग अलग होता है सर, ठीक है। उसमें नॉलेज वाइज आपका पैकेज होता है, कितना सैलरी मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि डिग्री लेके चले जाओ मुंह उठा के और आपको सैलरी दे देगा, हाँ कुछ तो देगा, बेसिक सैलरी हर किसी को मिल जाएगा बेसिक काम के लिए, लेकिन नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है आपका ग्रोथ, आपका सब कुछ। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो एज ए चार्टर्ड, एज ए सीएस, एज ए सीए में, या फिर आप किसी फार्म या बिजनेस को एडवाइस कर रहे हो, नॉर्मली फार्म बिजनेस एक सीएफओ के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, हर बिजनेस में होता है सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, है ना? तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होने के नाते आप पे कंपनी डिपेंड करेगा, सिंपल बात है। तो उस पे वो आपके ऊपर कुछ डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट पे आपके सामने आएगा और बोलेगा कि भाई बताओ क्या करना है। तो वैसा ही एक सिचुएशन आज आपके साथ में डील करने जा रहा हूँ। आप ध्यान से बात को समझे और एक एक पॉइंट देखते जाइए सर कि होता क्या है। चलो सर, जैसे कि हम लोग हर क्लास में करते हैं, क्या करते हैं हर क्लास में सर? लिख लिख के हम लोग फाइनेंस को पढ़ते हैं, तो आज भी वैसा ही करेंगे, लिखते हुए चलेंगे और फाइनेंस को समझेंगे। एक प्रोजेक्ट बिल्डअप करना है और कुछ बातें समझना है। प्रोजेक्ट क्या है सर? प्रोजेक्ट तो बहुत तरह का हो सकता है, क्या प्रोजेक्ट लिया जाए? ठीक है, चलो आप हेडिंग करो। मतलब ये बेसिकली कैपिटल बजटिंग का ही पार्ट है सर, ठीक है। ये आप समझना कि न्यू मतलब कोई स्पेशल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, या फिर इसको बहुत सारे नाम से पुकारा जा सकता है, कैपिटल बजटिंग, या ऐसे भी बोल सकते हो आप कैपिटल बजटिंग, सॉरी कैपिटल बजटिंग, या फिर ऐसे नाम से भी बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट, सॉरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डिसीजंस, सब एक ही बात है सर, अल्टीमेटली वही। शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं कैप बज करते रहते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो, कैपिटल बजटिंग हो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डिसीजन हो, सब एक ही चैप्टर का दूसरा दूसरा नाम है, क्योंकि जो बिजनेस में यूज होता है उसी का है। तो सर कहना क्या है सर? कहना कुछ नहीं है, हम लोग बात करेंगे सर प्रोजेक्ट कैश फ्लोज में, जो ऑलरेडी आपको मैंने क्वेश्चन कराते हुए दिखाया सर। जब भी हम लोग क्वेश्चन किए, प्रोजेक्ट कैश फ्लो में बहुत चर्चा हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको अगर डेफिनेशन वगैरह दिखाना चाहूँ तो दिखा देता हूँ सर। प्रोजेक्ट कैश फ्लोज होता क्या है? प्रोजेक्ट कैश फ्लोज, आप इन्वेस्ट करते हो, बदले में पैसा रिटर्न आता है ना? कुछ इनफ्लो होते हैं, पहले आप आउटफ्लो करते हो, फिर इनफ्लो होता है, ठीक है। पहले आप मार्केट में 1 लाख 10 लाख जैसे आपके पास है ना? जैसे आपके पास है, उसको आप पहले क्या करते हो? मार्केट में लगा देते हो। तो स्टॉक मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, क्या करते हो? पैसा लगा देते हो, लगाना मतलब इन्वेस्ट कर देना। फिर आउटफ्लो हो गया ना, अब आउटफ्लो करने के बाद आप सोचते हो कि अब क्या करना है, अब रिटर्न के लिए बैठे रहना है, अब रिटर्न के लिए बैठे रहना है। तो पहले आप आउटफ्लो करोगे, फिर इनफ्लो करोगे, तो कैश का फ्लो तो होगा। तो इसी कैश फ्लो के ऊपर बेस करके मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। आप एक एक करके ध्यान से चीजों को देखो, ठीक है। ये सब क्वेश्चन ही है यहाँ पर, स्पेशल केसेस, कैपिटल राशनिंग में मैं आता हूँ, कैपिटल राशनिंग में आता हूँ, वो मैं बताया नहीं अभी तक।
सेकंड कैश फ्लो IRR पे बात करते हैं। IRR हो गया, ये सब बोल दिया मैंने। थोड़ा सा टाइम डिस्पैरिटी इन कैश फ्लोज, ठीक है, थोड़ा सा कैश फ्लो में बात करूंगा सर, ठीक है। ठीक है चलो, तो प्रोजेक्ट कैश फ्लो हेडिंग करो सर, प्रोजेक्ट कैश फ्लो मिल गया, प्रोजेक्ट पहले आप कैश फ्लो कैसे प्रोजेक्ट कैश फ्लो होता है वो तो पहले देख लो। इसमें आप 3 पॉइंट लिखना सर, इनिशियल फ्लो, ऑपरेटिंग फ्लो और टर्मिनल फ्लो। क्या क्या लिखा सर? इनिशियल फ्लो, ऑपरेटिंग फ्लो, टर्मिनल फ्लो। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, आ जाएगा, वी विल अंडरस्टैंड। You will understand these three example। एग्जाम्पल के थ्रू से इसको बात करते हैं, ठीक है। नो क्या होगा एग्जाम्पल, लो एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल कहाँ से आएगा, बनाना पड़ेगा, नीड टू बिल्ड एग्जाम्पल। एक्स लिमिटेड, सर कौन है एक्स लिमिटेड? पता नहीं सर, एक्स लिमिटेड हर बात में करता हूँ। एक्स लिमिटेड इज द फार्म। एक्स लिमिटेड कौन है? एक्स लिमिटेड एक फार्म है that produces and sells सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ सर सॉफ्ट ड्रिंक का, जस्ट एग्जाम्पल ले, सॉफ्ट ड्रिंक की जगह कोई भी चीज उठा सकता हूँ, ठीक है। मोबाइल बिजनेस ले लो, सॉफ्ट ड्रिंक की जगह मे बी मैगी ले लो सर, सॉफ्ट ड्रिंक की जगह नूडल्स ले लो, हाँ, कुछ भी ले लो सर, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको सॉफ्ट ड्रिंक। आप नूडल्स बिजनेस में भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सर एंडेड प्रोडक्ट की लिखे थे, हाँ बोल, एंडेड प्रोडक्ट की लिखे थे ना। सेल्स सेल्स, X Limited is the farm that produces and sells soft drink या फिर और noodles whatever you feel, ठीक है। तो मैं सॉफ्ट ड्रिंक लेके ही चलता हूँ। अब यहाँ पर आप लिखो, इट इज नाउ evaluating a project, it is now evaluating a project of launching the diet version। डाइट वर्जन मतलब सर एक होता है ना डाइट कोक बोल के, कोक होता है ऐसे, उसमें डाइट कोक भी होता है कि नहीं होता? चलता है डाइट कोक? देखा आपने कि अभी ये वाला बॉटल डाइट कोक का क्या रे, फ्लिपकार्ट में मिल रहा है देखो, हाँ सर। ठीक है। कभी ट्राई किया किसी ने? मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मीठा नहीं होता है क्या? मैंने ट्राई नहीं किया, सच में नहीं किया कभी। जीरो सॉफ्ट ड्रिंक, कोक जीरो, कोका कोला का भी है, डाइट कोक है, ठीक है। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट सर? आप एक चीज समझाया, ठीक है, इसे डाइट कोक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी बना रहा है, इसके साथ फाइनेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्या कॉन्सेप्ट? सर एक्चुअली ये जो कोई भी वर्जन जब कंपनी मार्केट में लाता है ना, जैसे डाइट कोक क्या पहले से था कि ये इन्वेंशन है? ये बेसिकली हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए है ना। डाइट कोक कौन यूज करेगा? जिनका हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज है या फिर जो हेल्थ कॉन्शियस है, क्योंकि नॉर्मल जो कोको कोला है उसमें बहुत चीनी रहता है ना, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम होता है उसमें, जो
फैट अमाउंट हाई होता है उसमें। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फैट नॉर्मली जो लोग आजकल बड़ा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, उनको एक्स्ट्रा चर्बी पसंद नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो फैट नहीं चाहते। तो उसके लिए कंपनी ने सोचा कि जब हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए एक वर्जन निकाला जाए, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए मार्केट, कोक मार्केट में थोड़ा सा प्रॉब्लम में भी हिट कर रहा है, तो एक डाइट कोर्स कोक वर्जन निकाला जाए। तो कंपनी ने क्या किया, सभी चीज को देखते हुए एक डाइट कोक वर्जन ला रहा है। अब डाइट कोक लाने से कोई दिक्कत नहीं है, डाइट कोक का कैन लाने से कंपनी को दिक्कत ऐसा है कि सर खर्चा करना पड़ेगा। तो इसमें एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है सर। मतलब मानो कि मार्केट पहले नॉर्मल कोक, बात को ध्यान से समझा, ठीक है, मानो कि कोई नॉर्मल कोक है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ डाइट कोक वर्सेस नॉर्मल, डाइट कोक वर्सेस नॉर्मल। तो इमेज मिलेगा मुझे, हाँ चलो, एक अच्छा इमेज मिला सर। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कंपनी के लिए ये कितना बड़ा डिसीजन मेकिंग बात होता है। कंपनी ने जब डाइट कोक लाने का सोचा, तो कंपनी के पास ऑलरेडी नॉर्मल कोक मार्केट में सेल हो रहा था। से फॉर एग्जांपल कोको कोला कंपनी का मार्केट में 1 करोड़ कोक एवरी ईयर प्रोड्यूस होता है, नॉर्मल कोक का। लेकिन 1 करोड़ में से फॉर एग्जांपल 10 लाख और 20 लाख प्रॉब्लम कर रहा है, या फिर कंपनी चाह रहा है कि कुछ डाइट वर्जन भी निकाला जाए फॉर हेल्थ कॉन्शियस पीपल। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो लोग पहले नॉर्मल कोक कंज्यूम करता था, मानो मार्केट में 1 करोड़ कोक अगर बन रहा है तो 1 करोड़ कंज्यूमर है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, हाँ, 1 करोड़ कंज्यूमर है मार्केट में कोक पीने के लिए। जस्ट मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। 1 करोड़ कोक अगर मार्केट में प्रोड्यूस होता है तो 1 करोड़ कंज्यूमर मानो उसको पी लेता है। 1 करोड़ में से अगर 20 लाख लोग हेल्थ कॉन्शियस हो जाता है, तो क्या वो कोक पिएगा सर, नॉर्मल कोक? प्लीज आंसर करना। जिनको बॉडी बिल्डिंग करना है, जिम जाके फ्लैट बॉडी बनाना है ना, थीन स्लाइस टाइप का बॉडी बनाना है, बात समझ रहे नहीं आप? बोलो, अरे हेलो, बहुत जरूरी बातें हैं सर, बात को समझो। मेरा सवाल है आपसे कि 1 करोड़ लोगों में से अगर 20 लाख लोग हेल्थ कॉन्शियस हो जाएगा, तो क्या वो नॉर्मल कोक पिएगा, यस और नो? नो सर। नो सर, बस यही तो पूछ रहा हूं मैं। तो अगर वो नहीं करेगा तो फिर कंपनी के लिए क्या होगा, मार्केट लॉस होगा। तो क्या कंपनी मार्केट लॉस करना चाहेगा? आंसर इज अगेन नो सर। नाउ इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कंपनी शायद ऐसा सोचेगा कि क्यों ना हम 20 लाख हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए एक डाइट कोक वर्जन निकालते हैं। अच्छा मानो कि नॉर्मल कोक ही मार्केट में चलता है, डाइट कोक के लिए मार्केट में कस्टमर नहीं है, ठीक है, तो फिर एक्स्ट्रा और कोक, डाइट कोक बना के क्या करेगा, है ना? तो कंपनी का इन्वेस्टमेंट बेकार हो सकता है, क्योंकि दुकान में जाके सब कोई अगर नॉर्मल कोक बाय करेगा और डाइट कोक बस देखता रहेगा, तो फिर कंपनी उसको प्रोड्यूस करके क्या करेगा? तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है सर, क्योंकि कंपनी अपने ही मार्केट में अपना ही प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, कंप्लीटली नहीं, परसेंटेज। आउट ऑफ 1 करोड़ कंज्यूमर मे बी 20 लाख कंज्यूमर को सब्स्टिट्यूट करना चाहता है, बिकॉज जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहा है, जिनको कोको कोला पसंद नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ हेल्दी कॉन्सेप्ट के लिए, तो उनके लिए डाइट हो। तो इसमें कंपनी के लिए न्यू इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि जिस प्लांट से नॉर्मल कोक बनेगा, क्या सेम प्लांट में डाइट कोक भी बन जाएगा? आंसर इज नो। तो ऑब्वियसली कंपनी के लिए क्या होगा, अलग से इन्वेस्टमेंट करना होगा, अलग से इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो ये आपके लिए एक बहुत ही जरूरी बात हो रहा है, ठीक है सर? आपको बात समझ में आ रहा है ना सर? ये किसी भी बिजनेस पे अप्लाई कर सकते हो, चाहे कोक हो, नूडल्स हो, वॉट एवर भी दी बिजनेस, कोई भी बिजनेस चला लो सर। अगर आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस में एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, और न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के कारण एग्जिस्टिंग कस्टमर में थोड़ा बहुत हैम्पर आ सकता है, थोड़ा बहुत कटौती आ सकता है,
तो क्या होगा, उसको कैसे डील करना है, उस चीजों को कैसे टैकल करना है, ये चीज आज आपको समझ में आएगा। और इसमें फाइनेंशियल मैटर जो है वो कैसे काम करता है। सर क्या बता रहे हो आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आ जाएगा सर, जरा रुको, सब समझ में आएगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में ये कैश फ्लो। और इसमें मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ठीक है। प्रोजेक्ट से घबराने का नहीं सर, प्रोजेक्ट मतलब कोई प्रोजेक्ट नहीं, एक्चुअल में क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसा सवाल आता है जिसके साथ आपको हैबिचुएट होना पड़ेगा। मैं तो कॉन्सेप्ट में इसलिए समय देता हूँ ताकि आप फाइनेंस को समझ पाओ। तो डायरेक्ट वर्सेस कंपनी लॉन्च करेगा। नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्सेप्ट 2, कॉस्ट ऑफ द प्लांट। तब आपको जो न्यू प्लांट बनाना है, कॉस्ट ऑफ द प्लांट required for manufacturing डाइट वर्जन। तो डाइट वर्जन बनाने के लिए प्लांट, जो न्यू प्लांट लगेगा, उसका क्या खर्चा पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल 200। पॉइंट टू बी नोटेड, दिमाग में रख लो, जरूरी बातें हैं, जरूरी बात कर रहा हूँ सर, दिमाग में रख लो सर। ठीक है, 200 करोड़ का आपको, 200 करोड़ का आपको खर्चा पड़ सकता है, एक एस्टिमेशन। सर आपने करके देखा क्या। सर एग्जाम पे ले रहे बाबा, अब क्यों दिमाग लगा रहे हो फालतू में, जहां दिमाग लगाना है उसमें दिमाग लगाओ। 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। दिस प्लांट this plant will be this plant will be installed this plant will be installed in a plot of land. This plant will be installed in a plot of land. Obviously एक प्लांट को लगाने के लिए एक जमीन का जरूरत है ना, बिना जमीन का कैसे करोगे सर। and this land was acquired by X Limited। जमीन को X Limited ने 10 साल पहले, 10 years ago, 10 साल पहले, 10 years ago, पॉइंट टू बी नोटेड, 10 साल पहले, 10 years ago इस जमीन को कितने में लिया था जानते हो, फॉर 60 करोड़। अगेन एग्जाम्पल है, 10 साल पहले इस जमीन को 60 करोड़ से लिया गया था, 60 करोड़। क्या समझ रहे हो सर, 60 करोड़ में जमीन लिया गया था 10 साल पहले, 10 ईयर्स एगो। तो क्या हुआ सर, 60 करोड़ में लिया तो क्या हुआ, द फर्म हैज नो alternative, the firm has no alternative use of the land। मतलब फार्म के पास अभी लैंड को यूज करने का कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है। तो इफ द लैंड इज, बात को समझे, if the land is used for the project, मतलब अगर आपके पास जमीन पड़ा हुआ है और अगर आपके पास दूसरा कोई अल्टरनेट यूज नहीं है तो क्या करोगे, प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हो या फिर लैंड को बेच दो। से फॉर एग्जांपल अगर लैंड को बेचने के बारे में सोचे, द लैंड इज यूज्ड फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है, सॉरी, इफ द लैंड हैज नॉट नो अल्टरनेटिव यूज, if the land is not used for the project, if the land is, sorry, not used for the project, अगर मानो प्रोजेक्ट के लिए लैंड यूज नहीं हो रहा, जो डाइट कोक का प्लांट है उसके लिए प्रोजेक्ट, अगर प्रोजेक्ट में लैंड को नहीं लगाया जा रहा है, इफ द लैंड इज नॉट यूज फॉर द प्रोजेक्ट, देन इट कुड बी सोल्ड फॉर, मतलब आप इसको बेच सकते हो, इट कुड बी सोल्ड फॉर 100, 60 करोड़ में खरीदे थे, ओके, आपने 100 करोड़ में अभी इसको बेचने के बारे में सोचा, आपने
बाई किया था, परचेज किया था 10 years back. You purchase this land 10 years back, 60 crore. Now, if you want to sell this particular land today, then market price will be 100. Market price will be 100 currently. Example है again, ठीक है सर? तो क्या हुआ क्या सर? कुछ हुआ नहीं है. बिजनेस कैसे बनता है वो बता रहा हूँ, और उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे होता है वो बता रहा हूँ. मतलब ऐसे ही क्वेश्चन होता है. क्वेश्चन ऐसे हमारे यहाँ आपके मर्जी से नहीं बनता है. क्वेश्चन सिचुएशन वाइज बनता है. ठीक है, तो सिचुएशन देखो कि क्या क्या सिचुएशन बनता है. अगर आप ये सिचुएशन रीड करना समझ रहे हो ना, किसी भी बिजनेस को गाइड कर सकते हो. मान लो रिलायंस में चले गए तो रिलायंस को भी गाइड कर सकते हो. सर मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिख के रखो. अच्छा सर, बिजनेस बनाने से नहीं होता है, मार्केटिंग करना पड़ता है. क्या कहते हो? मार्केटिंग कॉस्ट लगता है कि नहीं लगता? डाइट कोक मार्केट में आया है, पता कैसे करोगे? तो कंपनी इसका मार्केटिंग करेगा, टीवी में ऐड देगा, शाहरुख खान या कोई भी बिग, विराट कोहली, हाँ, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, एनीवन जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, है ना, उनसे क्या करेगा? एडवर्टाइजमेंट करवाएगा. करवाएगा कि नहीं करवाएगा? बिल्कुल करवाएगा. तो अगर आप डाइट कोक का एडवर्टाइजमेंट करवाओगे तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा पड़ेगा. तो इस काम को करने के लिए मार्केटिंग एजेंसी के पास जाना पड़ेगा. मार्केटिंग एजेंसी बस appointed to provide estimated sales, revenue, to provide estimated sales revenue from the diet version, and the loss of the sale and the loss of sale on existing version. Try to understand, sir. Very important point. मार्केटिंग एजेंसी को अपॉइंट किया गया सर टू प्रोवाइड एस्टिमेटेड सेल्स रेवेन्यू. मार्केटिंग एजेंसी मार्केटिंग के बारे में सोचेगा. बात को समझे. जैसे मार्केटिंग कितना जरूरी चीज है आपको मैं समझाता हूँ सर. थोड़ा सा समझाने का कोशिश करता हूँ. मैंने अभी अभी आपको वोट के बारे में बताया, पता है ना अभी, मतलब ये अमन गुप्ता के बारे में. ये जो अमन गुप्ता जी हैं, इनका इनका जो मेन बिजनेस का आइडिया था, बात को समझे सर. इनका जो मेन बिजनेस का आइडिया था, क्या वो बोट का जो प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करता है इंडिया में? क्या जानते हो, बोलो सर. करेंटली इनका नेट वर्थ माना जा रहा है 700 करोड़ अप्रॉक्स. ऐसे में गूगल किया, एग्जैक्टली नेट वर्थ अभी पता नहीं चलेगा सर. बट मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि बोट ने जो जिन्होंने बोट को बनाया, अमन गुप्ता तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है. माय क्वेश्चन इज दैट कि क्या इन्होंने मतलब ये जो एयरपोर्ट इंडस्ट्री है, क्या एयरपोर्ट में टेक्नोलॉजी का नॉलेज है इनको? क्या किया इन्होंने फिर? हेलो, इन्होंने क्या किया सर? फिर इन्होंने मार्केटिंग किया. सर क्या बोल रहे हो? हाँ सर, इन्होंने अपना पूरा का पूरा जो एनर्जी है वो मार्केटिंग पे लगाया. मतलब बोट जो कंपनी है ना, बेसिकली मार्केटिंग है. चाइनीज या फॉरेन ब्रांड है, मोस्ट प्रोबेबली चाइना का कंपनी है. प्रोडक्ट को इंडिया में लाते हैं, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें. सॉरी, बोट का स्पेलिंग क्या है जो बोट एयरपोर्ट है उसका? हेडफोन्स, चलो देखते हैं. तो विकी पेज मुझे मिल नहीं रहा है, बट आप चाहो तो इसके बारे में, बोट के बारे में रिसर्च कर सकते हो. ठीक है, बहुत ही पॉपुलर है मार्केट में आज के दिन में.
तो ये जो बोट लाइफस्टाइल एयरपोर्ट है, ये ज्यादातर केस में बाहर से लाया जाता है, इसमें ब्रांडिंग किया जाता है, उसको मार्केट किया जाता है और सेल किया जाता है। तो मेनली इसका बिजनेस फोकस मार्केटिंग में है। तो मार्केटिंग एजेंसी मतलब ऐसा नहीं कि लिफलेट बेच दो और मार्केटिंग हो गया, नहीं सर। लिफलेट बेचना मार्केटिंग नहीं होता है, या फिर ऑनलाइन में एडवर्टाइजमेंट करना ही सिर्फ मार्केटिंग नहीं होता है। मार्केटिंग एजेंसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे भी बड़ी चीज होता है। एक मार्केटिंग एजेंसी उससे भी बड़ा काम करता है, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो, एक मेरा एक स्टूडेंट है, उसका एयर कंडीशनिंग का बिजनेस है, तो उसमें वो कुछ एड कैंपेन कर रहा था, तो मैं उसको हेल्प कर देता हूँ सर, उसका कैंपेन वगैरह रन करा देता हूँ। तो उसमें एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, गूगल एड्स वगैरह जो होता है ना, डिजिटल मार्केटिंग का। तो मुझे थोड़ा सा नॉलेज है, तो मैं कभी कभी मुझे बोलता है तो मैं उसको हेल्प कर देता हूँ सर, ठीक है। सर ये कैंपेन कैसे चलना है, उसका कॉस्टिंग हर पार कीवर्ड पे कैसे क्या होता है, मुझे अपना शौक है तो मैं देख लेता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो उसमें उसका काम बन जाता है, ठीक है। देख सकते हो आप, एसी सर्विस, ये सब कीवर्ड्स देके उसका स्पेंडिंग कितना खर्चा पड़ रहा है, ठीक है। अभी अभी मैं देख रहा था उसका काम को ही, मैं थोड़ा देख रहा था, मैं ही कभी कभी थोड़ा शौक से मैनेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब देख सकते हो, तो ये भी मार्केटिंग है, इसमें कितना खर्चा पड़ेगा, कितना रिटर्न ऑफ इनकम है, सभी चीजें मैटर करता है सर। मार्केटिंग एजेंसी मतलब सिर्फ मार्केटिंग नहीं रे बाबा, मार्केटिंग एजेंसी मतलब उससे भी बड़ी चीज है। पूरा कॉस्ट को मैनेज करेगा, उसमें रिटर्न देखेगा, ये देख सकते हो आप कितना क्लिक पड़ा है, कितना इंप्रेशन जनरेट हुआ है, उसमें पर मतलब मार्केटिंग में कॉस्ट कितना पड़ेगा, कस्टमर कितना कन्वर्ट हो रहा है, बहुत बड़ा बड़ा चीज है सर। कस्टमर कितना कन्वर्ट हो रहा है, हर चीज मायने रखता है। बात समझ रहे हो सर। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जैसे बोट के बारे में बता रहा था, वो बेसिकली मार्केटिंग किया, बेसिकली मार्केटिंग किया, और मार्केटिंग करके पूरा बिजनेस को बिल्डअप कर दिया। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी हम लोग वही बात कर रहे हैं सर। A market agency was appointed to provide estimated sales revenue from the diet versions and the loss of the sale of existing normal versions. मतलब अगर न्यू कोक आ जाएगा वर्जन वाला, डाइट कोक वाला, तो ओल्ड कोक का क्या होगा सर, उसका तो मार्केट लॉस होगा ना, क्योंकि जो पहले नॉर्मल कोक लेते थे और हेल्थ कॉन्शियस होके डाइट कोक ले लेगा, तो नॉर्मल कोक का मार्केट तो थोड़ा जाएगा। ये बात तो आप लोग मानोगे ना। हाँ सर, बात को समझा करो। तो इसमें एक सर्वे किया गया सर, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग सर्वे, समझ रहे हो। तो सर्वे करके देखा गया कि कितना नॉर्मल मार्केट का लॉस हो सकता है, कितना नॉर्मल मार्केट में लॉस हो सकता है नॉर्मल कोक का। ये जो कोक था, नॉर्मल कोक में कितना लॉस होगा, कस्टमर कितना नॉर्मल कोक खाना छोड़ देगा, और कितना लोग डाइट कोक में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। किसी भी तरह से ऑनलाइन वोटिंग की तरह से, या फिर जगह जगह में न्यूज रिपोर्टिंग के थ्रू से, ठीक है, मतलब एकदम ऑन दी गो किसी को भी पूछताछ करके, सर्वे करके आप इसका इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। सर्वे एजेंसी होते हैं, मार्केटिंग एजेंसी होते हैं, तो जो ये सब काम करता है, फेसबुक के थ्रू से, गूगल के थ्रू से, फिजिकल लेवल में, हाँ, जगह जगह में मार्केटिंग, कोई मार्केट एरिया में जाके पूछताछ करके, सवाल करके, फिर डेटा को देखा जाता है, फिर उसका एक एरर, एक बेसिक ट्रायल एंड एरर करके उससे एस्टिमेशन निकाला जाता है। तो हम लोग भी यहाँ पर इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट लिखे हैं, और उसमें मार्केटिंग का कॉस्ट देखा जा रहा है सर। मार्केटिंग का कॉस्ट देखा जा रहा है ऑलमोस्ट 20 करोड़। आपको बता दें एक चीज, आजकल आप लोग केएफसी वगैरह में खाने जाते हो, मैकडोनल्ड में खाने जाते हो, है ना। क्या आपको पता है कि ये केएफसी इंडिया में बिजनेस करने से पहले, आने से पहले, सिर्फ इतना देखने के लिए कि इंडिया में, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेज कंज्यूमिंग कंट्री है, पता है आपको। वेजिटेरियन खाना दुनिया के अगर किसी भी कंट्री में सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, तो उस लिस्ट में नंबर 1 में इंडिया ही आता है। दुनिया का सबसे ज्यादा वेज खाने वाले लोग इंडिया में ही होते हैं। तो ऐसा माना जाता है, आउट ऑफ मतलब इंडिया के बाहर ऐसे कॉन्सेप्ट है कि इंडिया एक वेज कंज्यूमिंग कंट्री है, मतलब वेजिटेरियन लोग ज्यादा हैं। तो बाहर के लोगों के लिए एक वेज कंज्यूमिंग कंट्री है, ऑब्वियसली है आज भी, क्योंकि नॉन वेज कंज्यूमिंग का परसेंटेज कंपेरेटिवली लो है, कंपेरेटिवली लो है। और हम लोग ऐसे नहीं कि रोज नॉन वेज खाते हैं या हर मिनट में नॉन वेज खाते हैं। फॉरेन कंट्रीज में तो ऐसे भी चीजें हैं कि वो लोग हर चीज को सुबह से उठने के लेकर रात तक सोने तक नॉन वेज से ही ब्रेकफास्ट होता है, नॉन वेज से ही लंच होता है, नॉन वेज से ही डिनर होता है, एवरीथिंग नॉन वेज है। ऐसा नॉर्मली उनका कल्चर के हिसाब से है।
लेकिन इंडिया थोड़ा अलग है। तो केएफसी को थोड़ा डर था कि क्या इंडिया में उनका प्रोडक्ट चलेगा। चल रहा है, चल रहा है इंडिया में उनका प्रोडक्ट, लेकिन सर्वे किया पहले, उसके बाद जाके उन्होंने केएफसी को लॉन्च किया। कम से कम 2 से 3 साल सर्वे किया, फिर जाके दे डिसाइडेड कि हाँ इंडिया में चलेगा। ठीक है, उनका जो केएफसी फुल फॉर्म है केंटकी फ्राइड चिकन, जो स्पेशल रेसिपी है, वो इंडिया में काफी सर्वे किया गया, और सर्वे का कॉस्ट मेंटेन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि चलो बड़ा प्रोजेक्ट में ऐसे ही पैसा डाल देते हैं, नहीं सर। सर इतना सारा क्यों बता रहे हो सर, क्वेश्चन बन रहा है, मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ। आप देखते देखते कहाँ पहुंच जाएंगे आपको समझ में ही नहीं आएगा। सर नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, सर वर्किंग कैपिटल के ऊपर मैंने इससे पहले क्लास कंप्लीट करवाया, जो लोग वर्किंग कैपिटल कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वर्किंग कैपिटल। जिनका हो चुका है वेल डन सर, जिनका नहीं हुआ है वो करेगा वर्किंग कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आगे होगा सर लाइव क्लास में। तो वर्किंग कैपिटल मतलब सिंपल कहा जाए तो बिजनेस करने के लिए जो कैपिटल का जरूरत पड़ता है, तो नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड हिसाब करके देखा गया फॉर द प्रोजेक्ट, मतलब डाइट को प्रोजेक्ट के लिए 40 करोड़ का। ओके, नाउ सर ये तो रहा प्रोजेक्ट, आप क्या करवाओगे सर, आगे देखो होता है क्या। कुछ सवाल जवाब होगा आपके साथ, मतलब मैंने एक्चुअली क्वेश्चन करवा दिया आपको। अब क्वेश्चन मतलब बेसिकली फॉर्मेट बता दिया, प्रोजेक्ट बता दिया, अब यहाँ से मेन मेन आंसर निकालना है। क्या क्या आंसर निकल सकता है यहाँ से, आपको कुछ करने के लिए दूंगा अभी। क्वेश्चन 1 सवाल है, कैलकुलेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट। कौन मुझे बताएगा इतना कहानी जान के इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, इससे मुझे जवाब मिलेगा। जवाब चाहिए, जवाब दो। कौन जवाब देगा। चौथा नील, रवि, शालिनी या संभव, इससे मुझे पता लगेगा कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है। क्या है बोलो सर। अरे इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट, कैलकुलेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट, क्या होगा। ट्राई করছিস, কেউ ট্রাই করছে, নামই করুন। रवि, नील, आवाज आ रहा है आप सबको मेरा, कनेक्टेड हो आप सब कोई। কিরে কানেক্টেড আছিস। না স্যার। না স্যার কানেক্টেড নেই। হ্যাঁ বললাম। ওকে, কস্ট অফ প্ল্যান্ট কত, প্ল্যান্টের খরচা কত পড়ছে। मैंने हर चीज को गोला किया था सर। प्लांट का खर्चा कितना पड़ रहा है सर बोलो। ये देखो मैंने सब राउंड करके 200 करोड़ का प्लांट का खर्चा है। लैंड को अगर आज की डेट में मार्केट में सेल करोगे तो कितने में सेल करोगे, 100 करोड़ का। वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, 40 करोड़ का। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है बोलो। सर नॉर्मली कोई बोलेगा, हाँ बोल। टोटल 300 करोड़। 300 करोड़ सर, 200 करोड़ का प्लांट है। एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको नहीं भूलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लैंड কত হবে, 100 करोड़ হবে, 100 करोड़। मतलब अगर आप जमीन पे डाइट कोक का प्लांट ना बिठा के अगर उसको मार्केट में सेल करते तो 100 करोड़ मिलता, तो उसको भी तो कॉस्टिंग में काउंट करना चाहिए ना।
अगर मेरे जमीन पे मैं डाइट कोक का प्लांट ना लगा के, डाइट कोक का फैक्ट्री ना लगा के मैं उसको अगर मार्केट में बेचता तो मुझे 100 करोड़ मिलता, मार्केट प्राइस है। तो ये तो मेरा कॉस्टिंग है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लैंड है, तो इसको तो मानना चाहिए। और नेट वर्किंग कैपिटल मेरा लग रहा है, ये लॉजिकल थिंकिंग है सर। वर्किंग कैपिटल मेरा लग रहा है 40 करोड़ का, तो कुल मिला के 340 करोड़ का मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। चौथा नील, बोलो सर, समझ में आया आप लोगों को? रवि, रवि का आवाज नहीं आ रहा है, रवि बोलो। 340 करोड़ का आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ओके सर, अगर किसी को लैंड के बारे में समझ में नहीं आया तो बोलो, मैं फिर से समझा दूंगा कि क्यों जमीन का दाम को जोड़ा गया। आम नॉलेज पे नॉर्मली लोग क्या करेगा, कॉस्ट ऑफ प्लांट लेगा 200 करोड़ का और वर्किंग कैपिटल लेगा 40 करोड़ का, तो आंसर करेगा 240 करोड़ का। ये एक आम जिंदगी है। पर मिंटोस जिंदगी क्या करेगा सर? मिंटोस जिंदगी क्या करेगा? जो मिंटोस खाता है उसका दिमाग का बत्ती चलता है और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लैंड को भी देखता है। ठीक है, कि अगर आज के डेट में मैं जमीन को बेचता तो मेरा 100 करोड़ लगता, जिसको मैंने 60 करोड़ में खरीदा था। कॉस्टिंग को 60 करोड़ नहीं 100 करोड़ माना जाएगा, क्योंकि वो भी आपके प्रोजेक्ट के मतलब आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो आप लॉस करके मार्केट में प्रोजेक्ट बना रहे हो। ठीक है, अगर सेल कर देते तो इतना आता, बट सेल ना करके आप उस पर प्लांट लगा रहे हो, तो ये आपको हिसाब लगाना चाहिए। नाउ এক্সপ্লেনেশন দেব। স্যার মার্কেটিং এক্সপেন্সেস, মার্কেটিং এর জন্য যে খরচাটা হচ্ছে ওটাও তো স্যার প্রিলিমিনারি এক্সপেন্সই হলো, তাহলে ওটা কেন এলো না? सर आगे चर्चा करता हूँ, आगे चर्चा करता हूँ। मार्केटिंग के लिए जो मेरा खर्चा हो रहा है उसको मैं डायरेक्टली नहीं ले सकता, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट में वो नहीं है। ठीक है, रुक जा, क्यों नहीं लिया गया, मैं इसके बारे में बात करता हूँ। लिखा था तुमसे, treat it as part of notes। बोलছি एक्सप्लेनेशन, तो क्या एक्सप्लेनेशन होगा यहाँ से? पॉइंट 1, इग्नोर sunk कॉस्ट। सर sunk कॉस्ट मतलब क्या? जैसे कि दैट इज 60 करोड़ एंड 20 करोड़। अच्छा, हम लोग 60 करोड़ का क्या खर्चा देखे थे? 60 करोड़ में क्या चीज था, कोई मुझे बता सकता है? मैं 60 करोड़ का डेटा कहाँ से लिया, बोलो। 60, স্যার ল্যান্ডের খরচ। यस सर, लैंड का खर्चा है। अच्छा, ये लैंड का खर्चा कब हुआ था? लैंड का खर्चा कब हुआ था? 60 करोड़ का 10 खर्चा বছর আগে। 10 साल पहले हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली सम कॉस्ट का मतलब ये होता है जो थोड़ा पुराना खर्चा है, रेट्रोस्पेक्टिव भी बोल सकते हो आप। ठीक है, सांग का मतलब कई बार ऐसे भी होता है रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब ओल्ड डेटा जो बहुत पहले हो चुका है, जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो पहले हुआ है जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता। जैसे बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मार्केटिंग भी किया, सर्वे करवाया, जैसे मैं आपको बता रहा था कि केएफसी ने सर्वे किया था इंडिया में बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। तो सर्वे कॉस्ट जो है, जैसे पेटीएम, पेटीएम ने मार्केट में आने से पहले सर्वे किया, ये सर्वे कॉस्ट कभी भी बिजनेस के इनिशियल इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं लिया जाता सर, इसे संक कॉस्ट कहा जाता है। ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट को धीरे धीरे राइट ऑफ करना चाहिए, बट ये बेसिकली प्रिलिमिनरी स्टेज का कॉस्ट है। ये बिजनेस का प्रिलिमिनरी कॉस्ट है। कुछ रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं, कुछ जैसे एग्जाम्पल ऑफ सम कॉस्ट में आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप बात उठा तो मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल ऑफ सम कॉस्ट,
इट्स लाइक आप ऐसे भी लिख सकते हो, एन इन्वेस्टमेंट इन नोट बोल के लिख सकते हो ब्रैकेट में, एन इन्वेस्टमेंट already incurred that can't be recovered जो इन्वेस्टमेंट हो चुका है और जिसे रिकवर नहीं किया जा सकता। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल में लिख लो मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब प्रोडक्ट प्रमोशन नहीं सर, मार्केटिंग मतलब यहाँ पर That मार्केटिंग can एजेंट। हाँ बोलो। that can be तापड़े के लिए नष्ट दैट कांट बी रिकवर्ड, दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड। ऐसा खर्चा इसको जो पहले हुआ है बट अभी रिकवर होना संभव नहीं है। ठीक है, आप लिख सकते हो मार्केटिंग का खर्चा, रिसर्च का खर्चा, ठीक है, या फिर न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का खर्चा। जैसे चैट जीपीटी, चैट जीपीटी के बारे में आप लोग सुने है ना। चैट जीपीटी अभी भी प्रॉपरली रोल आउट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी ये फ्री की तरह चल रहा है। कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज कर रहा है कि चैट जीपीटी, कोई कोई कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक न्यू रिवोल्यूशन ला रहा है। तो इसको अभी रिसर्च मोड पे रखा गया है। चैट जीपीटी जो है अभी भी रिसर्च मोड पे है। आप लोगों को पता है ना कि चैट जीपीटी बहुत सारा चीजों का आंसर दे रहा है जो गूगल भी नहीं दे पाता है। ठीक है, तो अभी चैट जीपीटी एक ऐसे ही रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसके अंदर ऐसा प्रोग्राम सेट किया जा रहा है कि जो कोई भी आंसर दे सकता है, ऐसा माना जा रहा है। बट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। कोई कोई कह रहा है कि अगर ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो जाएगा तो ऐसा रोबोटिक सिस्टम आ जाएगा तो जॉब चला जाएगा। नहीं सर, जॉब जाएगा नहीं, न्यू काइंड ऑफ जॉब क्रिएट होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख के रख लो, जॉब जाएगा नहीं, न्यू काइंड ऑफ जॉब क्रिएट होगा। ऐसा गलती कंप्यूटर के टाइम पे भी लोगों ने सोचा था। जब भी कोई नया आविष्कार होता है, लोगों को लगता है कि जॉब चला जाएगा, ये हो जाएगा। अरे भाई, कुछ भी चीज ह्यूमन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। कोई भी काम कर लो, ह्यूमन बीइंग का जरूरत है, बस न्यू मेथड सीखने का जरूरत है। एक समय था जब रेडियो नहीं था, तो रेडियो आ गया तो फिर क्या, जो लोग नॉर्मल किसी को कहानी सुनाता था, ठीक है, स्टोरी टेलर होते थे, तो क्या उनका मार्केट चला गया? उनको अलग जरिया मिल गया सर, है ना। न्यू जरिया मिल जाता है। यूट्यूब आ गया तो क्या टीवी नहीं चल रहा है? उनका भी एक न्यू जरिया मिल गया। तो कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। तो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि काफी मार्केट में चर्चा चल रहा है कि इतना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो जाएगा तो फिर इंसान क्या करेगा। नहीं सर, आप देख लेना, ये गलती कंप्यूटर के टाइम पे भी लोगों ने सोचा था कि कंप्यूटर आने से जॉब चला जाएगा। सर बैड थिंकिंग सर, उल्टा कंप्यूटर आने के बाद न्यू काइंड ऑफ जॉब क्रिएट हुआ है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ इसका। अच्छा, तो मार्केटिंग, रिसर्च, न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, ये सब आप बोल सकते हो कि एक सम कॉस्ट का एग्जांपल। বুঝতে পারলি কথা? এই সাঙ্ক কস্ট মিন্স যেটা স্টার্টিং লেভেলে করি আমরা, বাট ওটা रिकवर नॉर्मली करा जाए ना। मे बी मार्केटिंग सर्वे के बाद प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। ব্যাপারটা বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। सर आगे बढ़ो। संक कॉस्ट क्या है ये भी मैं बता दिया आपको। अच्छा, सेकंड थिंग, तो क्यों 60 करोड़ एंड 20 करोड़ को नहीं लिया गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट में? आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। कंसिडर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 100 है ना। हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को 60 करोड़ भी मान सकते थे, बट 100 करोड़ क्यों लिए? बिकॉज आज के डेट में अगर उस जमीन को मैं नॉर्मल सेल करता मुझे 100 करोड़ मिलता, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं मेरे जमीन को सेल ना करके उसमें फैक्ट्री लगाऊंगा जिसमें मैं डाइट कोक का प्लांट बिठाने वाला हूँ।
आई होप क्लियर ना। फिफ्थ पॉइंट, तो ये क्वेश्चन का जवाब आपको मिला सर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कैसे काउंट करना है। जो प्रोजेक्ट ये फिफ्थ पॉइंट है, हम लोग ऑलरेडी, ये देखो सर, 1 2 3 4 पॉइंट में चल रहे थे, 4 पॉइंट के बाद एक क्वेश्चन किए, फिर फिफ्थ पॉइंट में आ रहा है सर। फिफ्थ नंबर ऑफ पॉइंट में हम लोग पहुंचेंगे अभी। प्रोजेक्ट जो है, द प्रोजेक्ट हैज 5 ईयर लाइफ, प्रोजेक्ट जो है उसका 5 साल का लाइफ है। फॉर ईच ईयर वी एक्सपेक्ट 25 crore units of the diet version to be sold। ठीक है, माना जा रहा है कि हर साल 25 करोड़ का डाइट वर्जन हर साल से मतलब बिक्री होगा सर। ठीक है, बिकेगा मार्केट में। इसमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट टू बी 10, मतलब ऐसा माना जा रहा है कि पर यूनिट पे कंट्रीब्यूशन 10 टका होगा। अगर 25 करोड़ सेल होगा तो पर यूनिट पे आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा, सेल से वेरिएबल कॉस्ट लेस करके मिलता है कंट्रीब्यूशन नॉर्मली, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा 10 रुपये। पॉइंट नंबर 6, ऑन अकाउंट ऑफ launch of a diet version, normal sales of the existing version normal sales of existing version to the extent of 5 crore units will be lost per annum, will be lost per, माने मतलब अगर न्यू डाइट वर्जन आ जाएगा तो पुराना वर्जन का 5 करोड़ यूनिट हर साल लॉस होगा। ओके, जिसके कंट्रीब्यूशन चल रहा था, so on account of launch of a diet version, normal sales of the existing version to the extent of 5 crore units will be lost per annum, and contribution on the same equals to 12 per unit। पॉइंट नंबर 7 में आ जाओ सर। प्रोजेक्ट वर्क विल बी कैरिड आउट, प्रोजेक्ट वर्क कैरी आउट करना है इन एन एग्जिस्टिंग स्पेस, मतलब जो बिजनेस का स्पेस है उसमें प्रोजेक्ट वर्क को चलाना है, which will already taken on rent, which will already taken on rent, ऑलरेडी इसको रेंट पे लिया जा रहा है, मतलब जो पुराना नॉर्मल वर्जन था उसके लिए जो पर्टिकुलर फैक्ट्री चल रहा था उसका रेंट अभी भी चल रहा है। एलोकेटेड रेंट फॉर दिस प्रोजेक्ट comes to 20 crore। Allocated rent for this project comes to 20 crore। तो रेंट का जो वैल्यूएशन है प्रोजेक्ट का वो 20 करोड़ का है, जो ऑलरेडी चल रहा है एग्जिस्टिंग प्लांट के लिए। पॉइंट नंबर 8, allocated head office
expense allocated head office expense comes to 15 crore. हेड ऑफिस का खर्चा 15 करोड़ है ऐसा माना जा रहा है and an additional space will also taken will also be taken to carried out प्रोजेक्ट वर्क. प्रोजेक्ट को चलाने के लिए एडिशनल स्पेस ऑल्सो बी टेकन आउट टू कैरिड आउट प्रोजेक्ट वर्क एंड उसका रेंट जो है रेंट ऑफ दिस एडिशनल स्पेस उसका रेंट है सर विल 20. ओके समझ में आया सर अभी तक का बात. 9th पॉइंट तक आपने समझ गया कि बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या जरूरी बातें हो रहा है. पॉइंट नंबर 10 में आ जाओ. पॉइंट नंबर 10 में आ जाओ. फॉर इनकम टैक्स पर्पस plant is to be depreciated on straight line method with salvage value. salvage value मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो लास्ट में पड़ा हुआ वैल्यू है. salvage value क्या होगा? salvage value ऑफ रुपीज 20 करोड़ का है, 20 करोड़ का. पॉइंट 11 इस पूरा प्रोजेक्ट को करने के लिए जो फंडिंग जरूरत है, फंडिंग पैटर्न जो तो बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? फंड चाहिए ना. शार्क टैंक वगैरह में क्या सीखते हो, क्या देखते हो कि लोग अपना बिजनेस लेके आते हैं, फंड के लिए आते हैं ना. शार्क टैंक में अगर शार्क को इंप्रेस कर देता है तो फंड के लिए बोलता है, इतने परसेंट के लिए इतना इक्विटी देंगे, इतना परसेंट के लिए इतना लोन देंगे. तो ये जो प्रोजेक्ट है ये भी आप किसी शार्क के पास लेके गए. हेलो, ये भी आप किसी शार्क के पास लेके गए और शार्क आपको फंडिंग पैटर्न बता रहे कि हम इतना इतना कर सकते हैं. तो फंडिंग पैटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट इज एज फॉलोज. तो बोलो सर, आपका इस डाइट प्लांट का, डाइट कोक का जो प्रोजेक्ट है इसमें कैसे फंडिंग करवाना चाहते हो? सर मैं यहाँ पर इसको ऐसे देख रहा हूँ, इक्विटी फंड करवाता हूँ सर. मतलब इक्विटी शेयर के बदले 140 करोड़ का, टोटल 340 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है सर, याद है ना. टोटल 340 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है. उसमें से इक्विटी मान लेते हैं 140 करोड़ का और लॉन्ग टर्म लोन LTL लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, बैंक से हो या कहीं से भी 200 करोड़ का. बोलो चलेगा? चलेगा रे? अरे बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा. कॉस्ट ऑफ इक्विटी मान के लेते थे. इक्विटी का ऐसे कोई कॉस्ट प्रीफिक्स नहीं होता कि इक्विटी शेयर होल्डर को कितना रिटर्न देना है, इसका कोई प्रीफिक्स रूल नहीं है, मैंडेटरी रूल नहीं है. बट मान के चलते हैं कि इक्विटी वाले को 24% रिटर्न दिया जाएगा एंड इंटरेस्ट रेट ऑन लोन जो है बिजनेस पे 20% का इंटरेस्ट ऑन लोन है और सरकार के घर में टैक्स रेट जो है 30% का है. बोलो सर, एक बिजनेस करने के लिए जरूरी बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी बिजनेस को करना है, प्रोजेक्ट लाना है, चाहे स्टार्टिंग प्रोजेक्ट हो या सेकेंडरी प्रोजेक्ट हो, या चाहे प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट करना हो, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना हो. हेलो, एनालिसिस समझ में आया? प्लीज टेल मी, एनालिसिस समझ में आया?
चौथा नील, संपत, रवि, बोलो सर। हाँ सर। अब देखो सर एक क्वेश्चन, इसका जवाब दे दो, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है? सेम कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन नंबर 2 सामने आ रहा है सर। कैलकुलेट पोस्ट टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लो। पोस्ट टैक्स मतलब सरकार के घर में, गवर्नमेंट के घर में टैक्स पे करने के बाद बिजनेस कितना कैश फ्लो करेगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 कैश फ्लो के बारे में बोला था। इस प्रोजेक्ट को जब मैंने स्टार्ट किया था देन मैंने एरो देके 3 कैश फ्लो के बारे में बोला था। पहले मैंने आपको इनिशियल फ्लो के बारे में बताया था। अभी मैं आपको सवाल कर रहा हूँ ऑपरेटिंग फ्लो बता, फिर मैं आपको सवाल करूंगा टर्मिनल फ्लो के बारे में। ओके, तो कैलकुलेट पोस्ट टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लो, दैट इज, इसे प्यार से सी फैट कहते हैं सर, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। पोस्ट टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एवरी ईयर। ठीक है, एंड एक्सप्लेन all the explain all the principle in its calculations. जितना प्रिंसिपल है उसको एक्सप्लेन करने के बारे में, तो प्रिंसिपल एक्सप्लेनेशन बाद में होगा। आप मुझे पहले सी फैट बता दो सर। कोई मुझे कैलकुलेट करके बताओ सर सी फैट क्या होगा। यस, बोलो सर, क्या समझ में आ रहा है? किरे, ट्राई করছিস? क्या कोई ट्राई कर रहे हो सर? देखो किसी का जवाब नहीं आ रहा है। क्या आप लोग ट्राई कर रहे हो सर? हाँ सर। ओके सर, बोलो बोलो, क्या होगा सी फैट? सर मैं भी करता हूँ, आप मेरे साथ भी चल सकते हो, मेरे साथ चलना, आगे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ऑपरेटिंग कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कैसे निकालेंगे? बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है एग्जाम में, सी फैट क्या है वो भी पूछते हैं। तो आपका जवाब एकदम आपके ढंग से होगा, एकदम फाइनेंस मैनेजर के ढंग से होगा। तो सबसे पहले तो आप ये कैलकुलेट करो सर, आपका कंट्रीब्यूशन क्या बनेगा। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डाइट वर्जन जो आपको ऑलरेडी गिवन है, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डाइट वर्जन, मतलब बेसिकली डाइट वर्जन सेल करके आपको डेली कितना अर्निंग हो जाएगा, मतलब सालाना एनुअल अर्निंग कितना हो जाएगा। एक साल में अगर 25 करोड़ डाइट वर्जन से सेल होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और एक एक डाइट वर्जन सेल करके अगर आपका 10% का कंट्रीब्यूशन रहता है, प्रॉफिट रह जाता है, तो 25 करोड़ इंटू 10% करके आपको टोटल 250 करोड़ मिल जाएगा। तो दैट इज योर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डाइट वर्जन, मतलब डाइट वर्जन इतना कंट्रीब्यूशन जनरेट करेगा। ऐसे कंट्रीब्यूशन का और एक फॉर्मूला होता है सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, बट हमें यहाँ पर सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट करने का जरूरत नहीं है। आप अपना सेलिंग यूनिट जो है उसके साथ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को इंटू करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन वैल्यू, यूनिट तो पता है 10% पर यूनिट, क्वेश्चन में ही बोला है 10% पर यूनिट, क्वेश्चन ही गिवन करके रखा है। यहाँ से आपको लेस करना चाहिए क्या, एडिशनल कंट्रीब्यूशन।
सर एडिशनल कंट्रीब्यूशन कितना पड़ेगा? एडिशनल कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? एक चीज मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, आपको एडिशनल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है, यहाँ से लेस करना है, मतलब क्या लेस करके एडिशनल कंट्रीब्यूशन मिलेगा? कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑन एग्जिस्टिंग कोस्ट माइनस करना है कंट्रीब्यूशन सर 60.9 फ्रॉम एग्जिस्टिंग वर्जन। देख लेता हूँ सर, एग्जिस्टिंग वर्जन से कितना आपका लॉस होगा सर? आप बात को समझे, एग्जिस्टिंग वर्जन आप देखो आपके क्वेश्चंस पे, आई थिंक पॉइंट नंबर 6-7 में आपको मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 6 में और 5 में ये दोनों चीज बोला है, मतलब जो नॉर्मल कोक था मार्केट में। देखो सर बहुत सिंपल है, अगर आप हर पॉइंट को सुन रहे हो प्रॉपरली तो ही आप इसको समझ पाओगे, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। नॉर्मल कोक जो मार्केट में सेल हो रहा था, ठीक है, ये सेल हो रहा था 12 टका करके, और सॉरी ये 10 टका करके, और जो न्यू कोक आ रहेगा, जो न्यू कोक आ रहा है, सॉरी मैं गलत बोल गया, नया वाला में आपको 10 टका पर कंट्रीब्यूशन मिलेगा और ओल्ड से आपको 12 टका करके मिल रहा था, ठीक है। तो डाइट कोक आने के कारण, बिकॉज मार्केट में डाइट कोक का एंट्री हो रहा है और नॉर्मल कोक में से 5 करोड़ नॉर्मल कोक मार्केट से गायब हो जाएगा, जिसके कारण 12 रुपीज करके आपका टोटल लॉस हो जाएगा। 5 करोड़ इंटू 12, बोलो सर बात समझ में आया? जस्ट बिकॉज डाइट कोक का एंट्री हुआ तो नॉर्मल कोक में से 5 करोड़ कोक का मार्केट से गायब हो जाएगा। हाँ बोलो सर। স্যার 12 তো কেন হতে হবে স্যার? 12টা মানে 12 টাকা করে কেন হবে স্যার? কারণ এখানে তো স্যার 10 টাকা করে তো ডায়েট কোকের জন্য আসছে, তো সেক্ষেত্রে তো 10 আর 12 স্যার 2 ডিফারেন্স, 2 টাকা করে লস থাকছে। नहीं सर हम लोग ऐसे नहीं देखेंगे, हम लोग टोटल में देखेंगे। टोटल कितना तुम्हारा कंट्रीब्यूशन लॉस होगा, 2 टका तो डिफरेंस है। तुम जिस 2 टका को देख रहे हो वो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइट कोक का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये पर यूनिट कंट्रीब्यूशन देता है 10 रुपये करके, इसलिए तुमने 25 करोड़ डाइट कोक सेल किया, तो 25 करोड़ इंटू 10 टका करके तुम्हारा 250 करोड़ आया, ठीक है। नॉर्मल कोक जो तुम्हारा एग्जिस्टिंग था उसमें से 5 करोड़ तुम्हारा मार्केट में सेल होना कम हो जाएगा, और जिसमें तुम्हारा 12 टका पर यूनिट करके सेल वैल्यू था, ठीक है, कंट्रीब्यूशन था, तो 12 रुपीज पर यूनिट करके तुमको नहीं मिलेगा। तो तुमको जो नहीं मिलेगा वो तुम्हारा लॉस है, ये सब नो? प्लीज टेल मी। अगर Yes, न्यू sir. प्रोडक्ट, अगर न्यू प्रोडक्ट आपको कुछ देगा तो पुराना प्रोडक्ट अगर सेल का कम हो जाएगा, ठीक है, तो वो भी तो आपके लिए लॉस है ना? सिंपल सा बात है कि नहीं, बोलो। इसमें क्या रॉकेट साइंस है, आप ही मुझे बताओ। आपकी दुकान में जो पुराना प्रोडक्ट बिक रहा था उसमें से एक न्यू वर्जन आने के कारण पुराना कॉन्सेप्ट में थोड़ा सेल गिर गया और न्यू वर्जन में शिफ्ट हुआ, लेकिन देयर इज अ सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन न्यू वर्जन कंट्रीब्यूशन एंड ओल्ड वर्जन कंट्रीब्यूशन, तो उसमें आपका जो लॉस है वो आप देख रहे हो। तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग वर्जन जो है, इसमें आपका लॉस बन जाएगा 5 करोड़ टोटल वैल्यू यूनिट है, 5 करोड़ यूनिट इंटू 12 रुपीज करके 60 करोड़ का आपका मतलब नहीं मिलेगा आपको। तो 250 से 60 चला जाएगा तो कितना रहेगा सर? 190 करोड़। इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एडिशनल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, एडिशनल कंट्रीब्यूशन, क्योंकि आपने एग्जिस्टिंग को हटाया और न्यू वर्जन पे 250 आपका आ रहा था। अब आप इसमें देखो आगे क्या होता है, इसमें आप ऐड करो, इसके साथ आपको कुछ चीजें ऐड करना है, सॉरी माइनस करो। क्या माइनस करना चाहिए? कैश फिक्स कॉस्ट, कैश फिक्स कॉस्ट मैंने तो कुछ बताया नहीं क्वेश्चन में। एक एग्जांपल लेता हूँ सर ना, एडिशनल कैश फिक्स कॉस्ट, ठीक है। कैश मतलब डिप्रिसिएशन नहीं है उसमें, हाँ, कैश फिक्स कॉस्ट का मतलब है डिप्रिसिएशन छोड़ के, बिकॉज डिप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश है। तो एक ऐसा कॉस्ट है जो कैश फिक्स कॉस्ट है, नगद खर्चा,
कैश का मतलब क्या, नगद खर्चा। तो एडिशनल कैश फिक्स कॉस्ट 10 करोड़ का मानो लगता है। तो अगर आपका एडिशनल 10 करोड़ का फिक्स कॉस्ट खर्चा हो रहा है तो 190 से आप उसे माइनस करें, तो कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को माइनस करके क्या मिलता है सर, ये मैंने अज्यूम कर लिया करेंटली फॉर द क्वेश्चन पर्पस, ये अजम्पशन है। ओके, ये अजम्पशन है, अगर ना भी देते तो चलता, लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्वेश्चन मैंने इसको यहाँ पर अज्यूम कर लिया, क्योंकि कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट लेस करके कुछ मिलता है, क्या मिलता है EBITDA। ईबीडीआईटी सर, वेरी गुड सर। कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को लेस करके ईबीडीआईटी मिलता है सर। ये चीज मैंने आपको बहुत बार बताया ना, इवन अगर आपको अभी नहीं बताया तो आपको कई बार मैंने जब स्टॉक मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस का, वहां पर भी दिखाता रहता हूँ। देखो सर, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी उठाता हूँ, यहाँ से किसको उठा जाए, चलो बजाज फाइनेंस ले लेता हूँ। बजाज फाइनेंस का जो कंपनी है, इसका अगर मैं फाइनेंशियल डेटा उठाता हूँ, यहाँ से अगर मैं आपको इस बिजनेस का टोटल सेल्स मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू से आपको क्या डेटा मिला, ईबीआई टीडीए, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ। नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट सर रेवेन्यू से ईबीआई टीडी तक हम पहुंचे कैसे, इसके लिए मुझे बीच का ये थोड़ा तोड़ना पड़ा। ठीक है, जैसे मैं तोड़ा तो मुझे क्या दिख रहा है, रॉ मटेरियल खर्चा है, पावर फ्यूल कॉस्ट है, जो कंपनी का कुछ है नहीं बिकॉज ये फाइनेंस कंपनी है। ठीक है, क्योंकि फाइनेंस कंपनी का रॉ मटेरियल पावर फ्यूल थोड़ी लगेगा। लेकिन हाँ, एम्प्लॉय कॉस्ट है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा है, एंड ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस है। तो जो भी एक्सपेंसेस है उसको माइनस करके रेवेन्यू से एक्सपेंस को, इसको बोलते हैं, इसको हम लोग सिंपल बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ये जितना कॉस्ट आपने देखा ना, एम्प्लॉय कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस, दीज आर वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट मतलब रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। तो ईबीआई टीडीए इज एक्चुअली अ कंट्रीब्यूशन। ठीक है, या फिर आप इसको प्रॉफिट भी बोल सकते हो, फिक्स कॉस्ट भी यहाँ से माइनस कर दिया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो भी आपका एडिशनल फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, एडिशनल कंट्रीब्यूशन से एडिशनल फिक्स कॉस्ट को माइनस करके आपको जो मिल रहा है उसे हम ईबीटीआईटीए या फिर ईबीआईटीडीए कहेंगे। अब आप बोलोगे सर आपने तो ईबीडीआईटी बोला, ईबीआईटीडीए तो नहीं बोला। सर ये डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन यहाँ पर है, अमोर्टाइजेशन नॉर्मली इंटेंजिबल के केस में लगता है, बट मैंने अभी इंटेंजिबल्स को करेंटली काउंट पे नहीं रखा, मैंने सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स को दिमाग में रखा। फिक्स एसेट्स इन द सेंस टेंजिबल, लाइक लैंड बिल्डिंग टाइप का। ठीक है, कोई लैंड है, सॉरी लैंड का तो नहीं होता है, कोई बिल्डिंग है, कोई प्लांट है, कोई मशीनरी है, कोई फर्नीचर है, उसका डेप्रिसिएशन को दिमाग में रखा। जो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट है, उसका जो अमोर्टाइजेशन वैल्यू है उसको मैं यहाँ पर करेंटली मतलब एज्यूम नहीं किया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो हमें जो करंट डेटा मिला है वो डेटा क्या है, ईबीडीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। इतना सिंपल है। ठीक है, अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो 190 से अगर मैं 10 करोड़ को माइनस कर दूं, जो कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को माइनस करके हम लोगों को मिल रहा है, अरे क्या कर दिया मैंने, एक सेकेंड अंडू करना पड़ेगा, ये वाला नंबर यूज कर लेते हैं सर। चलो, अब कंट्रीब्यूशन ईबीआईडीआईटी ईबीडीआईटी हमें मिल गया। अब ईबीडीआईटी माइनस करने के बाद, ठीक है, ईबीडीआईटी माइनस करने की, सॉरी कैश फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद हमें जो ईबीडीआईटी मिला, इस ईबीडीआईटी का वैल्यू है सर 180 करोड़। यहाँ से हमें माइनस करना है डेप्रिसिएशन, बिकॉज डेप्रिसिएशन लेस नहीं है यहाँ पे। तो डेप्रिसिएशन कितना बनेगा, क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने बोला था कि प्लांट जो है उसका खर्चा है 200 करोड़ का। मैंने ये भी बोला था क्वेश्चन में कि प्लांट जब 5 साल का लाइफ है उसका, एंड ऑफ द लाइफ में उसका वैल्यू बन जाएगा 20 करोड़ का, स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू। तो 200 करोड़ का प्लांट है, 20 करोड़ का सैल्वेज है, 5 साल का लाइफ है, कितना बनेगा डेप्रिसिएशन, 180/5, अमाउंट विल बी 36 करोड़। तो 180 से 36 करोड़ को माइनस करो, क्या मिलेगा सर, 180 से 36 करोड़ को माइनस करके क्या मिला,
144 करोड़। सर इस अमाउंट को क्या नाम दिया जाए? सर इसे हम लोग प्यार से कहेंगे EBIT, बिकॉज डिप्रिसिएशन तो हट गया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक जैसे आप लोगों को बजाज में यहाँ पर PBIT दिख रहा है, इसी तरह से कैलकुलेशन हो गया सर। सर EBIT या PBIT ऑल्टरनेटिवली यूज होता है। P का मतलब प्रॉफिट होता है, E का मतलब अर्निंग होता है, इसको इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हो। ओके सर, कितना बोलते हो, माथा खराब कर देते हो। सर क्या करें, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि इतना लोगों का माथा खराब करके मुझे क्या मिलेगा। पता नहीं सर, माथा खराब करके मिलता क्या। सर माइनस EBIT कैलकुलेट करने के बाद EBIT 144 करोड़ का आ गया। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें मिल गया, एक्चुअली हमें मिल गया नो पैट। नो पैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैसे मिलेगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कैसे मिलेगा? नो पैट। नो पैट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है दैट इज EBIT इनटू 1 माइनस टैक्स। ठीक है, EBIT इनटू 1 माइनस टैक्स। EBIT इंटू 1 माइनस टी। अच्छा ये बाहर का ब्रैकेट छोड़ो, सब जरूरी नहीं है। तो EBIT इंटू 1 माइनस टी करके क्या मिल जाएगा? EBIT वैल्यू कितना है? 144 करोड़। तो 144 इंटू 1 माइनस टी कितना है? 1 माइनस टी टैक्स रेट है 30%, तो 0.3 कर देते हैं। 144 का 0.7, 144 करोड़ का 0.7 कितना हो जाएगा? चौथा कंपोज बोलो। 144 इंटू 0.7 कितना होगा? 100.8 है ना? 100.8 करोड़। तो 144 करोड़ उधर था, 100.8 करोड़ इधर है। ये मेरा हो गया नो पैट। अब इस नो पैट के साथ, तो नो पैट मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एक्चुअली ऑपरेटिंग नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यही है। अब इसके साथ अगर मैं डिप्रिसिएशन वैल्यू को वापस ऐड कर दूं, जो ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया था 36 करोड़ का, तो मुझे मिल जाएगा सी फैट। मतलब डिप्रिसिएशन एक्चुअली नॉन कैश आइटम था, उसको पहले माइनस कर लिया, अभी उसको ऐड बैक करके हमें कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मिलता है। ठीक है, मतलब डिप्रिसिएशन को ऐड करके हमें कैश फ्लो का एक्चुअल अमाउंट मिल जाएगा। अगर हमें नो पैट चाहिए तो 100.8 करोड़, अगर हमें डिप्रिसिएशन ऐड कर दे हमें मिल जाएगा सी फैट दैट इज 136 पॉइंट। बोलो सर, क्या आप लोगों को बात समझ में आए? वही डिप्रिसिएशन जिसको हम लोगों ने अभी अभी माइनस किया कैलकुलेशन करके, उसी को ऐड बैक कर दिया। ये एक नॉन कैश आइटम है, ये एक नॉन कैश आइटम है, इसको ऐड बैक करके हमें कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का 136.8 करोड़ का जवाब मिलता है। प्लीज टेल मी, क्या आपको समझ में आया? मेनली आपको क्वेश्चन में नो पैट पूछा था, मेनली आपको इस क्वेश्चन में नो पैट पूछा था, तो नो पैट तो आपको समझ में आया ही होगा। हेलो, नो पैट के साथ डिप्रिसिएशन ऐड करके हमें सी फैट मिलता है, याद रहेगा सर? CSEMA CS एग्जाम में, स्पेशली CSEMA एग्जाम पे तो ऐसा बहुत पूछता है। CS के एग्जाम में न्यू पैटर्न में पूछेगा, ओल्ड पैटर्न में आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकता है MCQs में कि आखिर सी फैट क्या होता है। आपको कोई भी डेटा दे सकता है, उसके साथ नो पैट के बारे में पूछ लेगा, या नो पैट के साथ क्या ऐड करने से सी फैट मिलेगा, सवाल कर सकता है। ऐसे वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन हो सकता है। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट आप उसका जवाब दे सकते हो। ओवरऑल आपको फाइनेंस तो जानना ही है, तो आपको प्रॉपरली इस तरह से सी फैट तक पहुंचना है। फिर है पूछा कैसे? हाँ सर। नील, रवि, बोलो, संपत। अच्छा। आज मुझे रवि का आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है, रवि को समझ में आ रहा है? रवि बिल्कुल कोई साउंड नहीं दिया मुझे, नील का भी कोई आवाज नहीं आ रहा। ठीक है, मैं समझ के ही चलूंगा सर कि
मैं ही समझूंगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। यस रवि। हाँ सर, वो सर नेटवर्क प्रॉब्लम था, आवाज नहीं जा रहा था। अच्छा, तुम जवाब दे रहे हो पर मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, वेरी गुड सर। समझ में आया ना रवि? यस सर। यस सर। अच्छा सर, क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन पूछा था, तो क्या एक्सप्लेनेशन दिया जाए? चलो सर, थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। क्वेश्चन में आपको पॉइंट का एक्सप्लेनेशन भी पूछा पूछा था ना, एक्सप्लेन करो हर पॉइंट को। तो चलो एक्सप्लेन करते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट था, बट इतना भी ट्रिकी नहीं कि दिमाग में नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत जरूरी था, जरूरी बात था। बिजनेस के कॉन्सेप्ट में बहुत वाइटल पॉइंट था। एग्जाम में कैपिटल बजटिंग रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेटेड सवाल में के लिए भी बहुत जरूरी बात। ओके, तो फिर एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं सर। एक्सप्लेनेशन, कंसिडर, लिखो सर, कंसिडर साइड इफेक्ट इन ए प्रोजेक्ट। Side effect in a project, that is effect of the project on the firm's effect on the project on the firm's existing activity, on the firm's existing activity। जैसे कि एलोपैथी दवाई होता है ना सर, एलोपैथी मेडिसिन का क्या है ना, जब हम लोग खाते हैं, चाहे पैरासीटामोल हो या फिर कोई भी एंटीबायोटिक हो, खाके बुखार तो ठीक हो जाता है, लेकिन मुश्किल ये होता है कि साइड बाय साइड कुछ और भी बना देता है। जैसे जो लोग डेली प्रेशर का दवाई यूज करते हैं, ऐसा माना जाता है, रिसर्च करके देखा गया है कि रेगुलर बेसिस में प्रेशर का मेडिसिन, रेगुलर बेसिस में शुगर का मेडिसिन, थायराइड का मेडिसिन, ये सब कंज्यूम करना साइड इफेक्ट का भी इस कारण बनता है सर। बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, स्पेशली इन केस ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन ज़्यादा होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी दूसरे मेडिसिन पे लाइक होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदिक में साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल हो सकता है, बट एलोपैथी में ज़्यादा देखने को मिलता है ना। जैसे आप देखो, आपको मानो कि जैसे मेरा ही कुछ दिन पहले ऐसा प्रॉब्लम एक था, मुझे मुझे बार बार खांसी हो रहा था ना, क्लास लेने में दिक्कत हो रहा था, आप लोग भी देखे होंगे। तो कुछ एलर्जेटिक प्रॉब्लम आया है, ड्यू टू मे बी इम्यून सिस्टम थोड़ा प्रॉब्लम आया होगा। तो मैं एलर्जी का मेडिसिन लिया, लेकिन एलर्जी का मेडिसिन का साइड इफेक्ट ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा आपको, मतलब बहुत ज़्यादा आपको नींद वाला स्लीपी स्लीपी फीलिंग आता है, बहुत ज़्यादा। और रेगुलर कंज्यूम करने से और भी साइड इफेक्ट देखने को मिलता है बॉडी में। सो पॉइंट इज दैट, जब आप कोई न्यू प्रोजेक्ट लेके आते हो बिजनेस में, तो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम लोगों ने देखा, जैसे एक एग्जांपल आपको और देता हूँ। आपने शायद तभी से डाइट कोक देख रहे हो, तो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। जैसे आजकल न्यू मैगी को, मतलब मैगी का कोई न्यू मॉडल आया सर, न्यू पैकेट, मतलब कोई न्यू रेसिपी, न्यू मैगी। ये देखो, ये वाला एक मैं देख रहा था कुछ दिन पहले, किसी चीज के साथ दिया था। जस्ट टेल मी, अगर मैगी का ये देसी चीजी, हेलो, मैगी अगर ये देसी चीजी, मतलब जो बेसिकली चीज वगैरह से भरपूर होगा, अगर मार्केट में हम, अगर एक नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली कोई भी अगर मार्केटिंग करने जाता है, तो वो जो रेगुलर मैगी है उसको रिप्लेस करके ही ये न्यू मैगी लेगा, ये सब नो। अपने बच्चे के लिए या अपने लिए रेगुलर मैगी को रिप्लेस करके ही ना लेगा इसको। जैसे आपको और बता दो, आटा नूडल्स, मैगी में एक आटा मैगी होता है, ठीक है,
तो नॉर्मल मैगी जो होता है वो मैदा से बनता है, ये आटा वाला जो है इसमें मतलब बेसिकली ये आटा का जो ग्रेन है उसमें दिखता है। तो मे बी कुछ लोग मानते हैं कि आटा नूडल्स जो है ये कंपेरेटिवली हेल्दी है नॉर्मल मैगी से। हेल्दी मतलब बाउल सिस्टम को प्रॉब्लम नहीं करता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मैं इतना रेगुलर कंज्यूम नहीं करता हूँ, कभी कभी करता हूँ। नॉर्मली मैं कभी कभी करता हूँ, मतलब मे बी जब थोड़ा सा गर्म खाने का मन करता है तो मैं मैगी लेता हूँ सर, लेकिन नॉट रेगुलर बेसिस पे। मतलब ऐसा नहीं कि कभी भी मैगी खा लो, ऐसा नहीं। हाँ, एक टाइम था स्टूडेंट लाइफ में बड़ा ज्यादा मैगी खा लिया था, कुछ खाने को ही नहीं मिलता था, खाना बनाने का टाइम ही नहीं मिलता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो फैमिली कोई था नहीं, तो हम लोग मैं और मैम दोनों क्लास करते थे, काम करते थे, ऑफिस करते थे, और फिर नूडल्स खा के सो जाते थे दोनों। तो एक टाइम था सर जब ये प्रॉब्लम था, लेकिन अभी नूडल्स से थोड़ा बच के रहना रे बाबा, ऐसा बात है। ठीक है, मतलब ये बच के ही रहना चाहिए ये सब चीजों से। लेकिन सच मैं आपको जो कहना चाहता हूँ, अगर नॉर्मल मैगी मार्केट में जो था, अगर न्यू मैगी कुछ भी आ रहा है तो उसको रिप्लेस करेगा, मे बी उसका लॉस होगा, साइड इफेक्ट होता है। कोई भी न्यू प्रोजेक्ट का एक साइड 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 इफेक्ट होता है। ठीक है, इसका ये ना कि नाम है इसका, ये जो अपना ही प्रोडक्ट पे अपना ही मार्केट चले जाना, इसको ना एक नाम से पुकारा जाता है। बोलता हूँ तो मैं एक इंग्लिश वर्ड भूल जाता हूँ, क्योंकि मेरा इंग्लिश इतना स्ट्रांग नहीं है सर। हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड टाइप का इंग्लिश मेरे को आता नहीं है। कैनाबिलाइज आई थिंक, एक सेकंड मैं बताता हूँ। कैनाबिलाइज, कैनाबिलाइजेशन मतलब समझते हो? कैनिबलाइजेशन, नॉट कैनबी, ऐसा कैनिबलाइजेशन। ठीक है, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज है ये, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मिलता है। क्या कह रहा है कैनिबलाइजेशन मतलब? द रिडक्शन ऑफ द सेल्स ऑफ कंपनीज ओन प्रोडक्ट एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन ऑफ अनदर सिमिलर प्रोडक्ट, इसे कहते हैं कैनिबलाइजेशन। बिजनेस का अपना ही प्रोडक्ट के कारण, न्यू प्रोडक्ट के कारण पुराना प्रोडक्ट का सेल कम हो जाना, इसको एक्चुअली एनिमल वर्ल्ड से लिया गया है। जैसे हम लोग देखते हैं नेशनल जियोग्राफी या डिस्कवरी में, बड़े बड़े मछली अपने बच्चों को ही खा लेता है, द ईटिंग ऑफ वन एनिमल बाय अनदर मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज। एक ही प्रजाति का अगर कोई मछली उसी प्रजाति का मछली को खा लेता है तो उसे कैनिबलाइज कहते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली मेरे ही कंपनी का प्रोडक्ट मेरे ही कंपनी का दूसरे प्रोडक्ट को सेल में लॉस करा रहा है, इसे मार्केटिंग वर्ल्ड में कैनिबलाइजेशन कहा जाता है, बिजनेस वर्ल्ड में इसे कैनिबलाइजेशन कहा जाता है। कुछ समझ में आया रे? मार्केटिंग भी बता दिया आपको। जो लोग मार्केटिंग ऑनर्स पढ़ते हैं ना, एमबीए इन मार्केटिंग वगैरह में, ये बहुत ही फेमस वर्ड है। हेलो, क्या बोलते हो? एमबीए इन मार्केटिंग करते हैं क्या? छोड़ो सर, क्या सारा चीज करते रहोगे, किसी भी फील्ड में एक चीज में बने जाओ, सब चीज बाकी सीख जाओगे। कहते हैं कि अगर कोई बंदा एक फील्ड में बेहतर होता है तो किसी दूसरे फील्ड में भी वो अपने आप को बेहतर बना सकता है। यस सर, ये बात शायद नॉर्मल लोगों के दिमाग में घुसेगा नहीं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है जिसको इम्प्लीमेंटेशन करने के बारे में थोड़ा विरोधिता वगैरह कहीं कहीं चल रहा है। मैं विरोधिता में बात नहीं कर रहा हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा है कि अगर मानो कोई बैचलर ऑफ साइंस पढ़ के बाद में कॉमर्स में शिफ्ट करना चाहता है तो उसको मौका देना चाहिए। कोई बैचलर ऑफ आर्ट्स पढ़ के अगर साइंस में जाना चाहता है तो उसको मौका देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का जो स्वैपिंग है एक फील्ड से दूसरे फील्ड में, तो कोई कोई कहेगा कि सर ऐसा कैसे संभव है कि हम अपना फील्ड कैसे शिफ्ट कर दें? सर ये बेसिकली एक ओपन टू ऑल एजुकेशन कॉन्सेप्ट है। इसमें अगर कभी भी किसी इंसान के अंदर कोई स्पेशल काइंड ऑफ नॉलेज डेवलप होता है और अगर वो अपना स्ट्रीम को बदलना चाहता है, तो एनवायरनमेंट, एजुकेशन एनवायरनमेंट में ऐसा कॉन्सेप्ट होने से उसको सुविधा मिलता है। क्या है ना, कई बार यूथ हालत में जब आप लोग छोटे होते हैं या हम लोग छोटे होते हैं, हम कोई भी एक स्ट्रीम चूज कर लेते हैं जस्ट बिकॉज ये देख के कि मेरा इस सब्जेक्ट में नंबर अच्छा आया है, तो मैं मुझे अकाउंट्स में 80 मिला है तो मैं चार्टर्ड बनूंगा। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है सर, ये वन ऑफ द क्राइटेरिया हो सकता है। मुझे मैथ्स में 80 प्लस मिला है तो मुझे साइंस स्टूडेंट्स बनना है, या मुझे हिस्ट्री में 80 प्लस मिला है तो मुझे ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स लेना चाहिए।
ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए ओनली। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि स्टूडेंट शायद मैथ्स में 40 पा रहा है लेकिन उसका मैथमेटिकल दिमाग अच्छा है, जो शायद ऑन दैट टाइम समझ में उसको नहीं आता है, बिकॉज हमारा सोसाइटी बड़ा मार्क्स ओरिएंटेड हो चुका है। ये शायद उनको बाद में पता चलेगा, मतलब बाद में। देखो सर, जो सच्चाई है ना वो बाहर निकल के आ ही जाता है। जो ट्रूथ है ना उसको छुपा नहीं सकते आप, ये हार्डकोर ट्रूथ है। आपके अंदर का जो कैरेक्टर है ना, आपका जो स्पेशलिटी है, वो बाहर निखर के आएगा ही आएगा। अब कितना देर तक उसको छुपाओगे? इंसान जिंदगी में वही कर लेता है, देर से मतलब वो बोलते हैं ना, चाहे देर से आए पर आएगा जरूर। जो उसका खूबी है वही बाहर निकल के आएगा। तो इसीलिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये थोड़ा सा कोशिश किया जा रहा है। हाँ, इसको लेके विरोधिता होगा कि ये कैसे संभव है, ये वो है, बोलेगा बहुत सारे लोग। ट्रेडिशनल चिंता भावना जो लोग करते हैं ना, थोड़े ट्रेडिशनल थिंकिंग के हैं, उनको ऐसा लगता है कि एक एक पर्टिकुलर वे से चलो, उसी फील्ड में कुछ होगा। लेकिन सर ये किसी दो चार लोगों का बात नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि अपने फील्ड में स्टार्ट करते हैं, उसी में फिनिश करते हैं, अपना एक सैलरीड जॉब मिल जाता है और फिर जिंदगी एकदम सेट है। बट क्या मैक्सिमम लोगों का जिंदगी सेट होता है सर? 90% लोगों का जिंदगी सेट नहीं होता है। कुछ हर एक का लाइफ ये सेम सेम नहीं है। तो ये बात किसी एक दो या चार लोगों का नहीं है, ये बात सब लोगों के लिए है। तो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट मैं कई बार कुछ बातें थोड़ा बोल देता हूँ, दिमाग में आता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखो अभी कौन सा स्टेट कब कब अप्लाई कर पाता है। और भी बहुत सारे बातें हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा अभी, नहीं तो ऐसा लगेगा कि मैं आपको एजुकेशन में बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपको कैनिबलाइजेशन समझ में आ गया? हम लोग इतना देर से जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली कैनिबलाइजेशन का ही एक पार्ट है। ठीक है, बुझा कैसे? सर कुछ तो कहो। तो साइड इफेक्ट आई होप कि समझ में आया होगा। चौथा बुझा अच्छे तो? चौथा रवि बोलो सर। यस सर। द प्रोजेक्ट यस सर। ऑन एग्जिस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, इग्नोर। अच्छा, और एक चीज, पॉइंट नंबर 2 जो था उसमें एक थोड़ा सा लिखो सर, इग्नोर एग्जिस्टिंग एलोकेटेड ओवरहेड। ओवरहेड मतलब इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो पॉइंट 7 एंड 8 में आपको देखने को मिला है। सर कहना ये चाहता हूँ, मैं बस ये कहना चाहता कि पॉइंट नंबर 7 8 में आपने कुछ खर्चा किया, जैसे ये खर्चा एक्चुअली आपका पहले से ही चल रहा था। एग्जिस्टिंग बिजनेस को चलाने के लिए आपका जो रेंट था, ये थोड़ी ना बदल जाएगा 20 करोड़ का, ये तो रहेगा ना। या फिर ऑफिस, हेड ऑफिस को चलाने के लिए जो खर्चा हो रहा था आपका, ये भी तो चलेगा। चाहे आप डाइट को बुला रहे हो कि हेड ऑफिस का खर्चा चेंज हो जाएगा, या एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसका खर्चा चेंज हो जाएगा? हाँ सर, ये कभी नहीं चेंज हो सकता। ये दोनों कॉस्ट तो रहेगा। इसलिए इसको क्या करना चाहिए, उसको इग्नोर करना चाहिए। न्यू प्रोजेक्ट के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। न्यू प्रोजेक्ट के साथ उसको कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कि बोल रहे इग्नोर एग्जिस्टिंग एलोकेटेड ओवरहेड। तो इसलिए पॉइंट नंबर 7 एंड 8 को इग्नोर करें। पॉइंट नंबर 7 एंड 8 को इग्नोर किया जाए। Depreciation is a non-cash expense. ठीक है, it is relevant on capital budgeting only, on account of its ability to save tax. ये चीज मैंने कैपिटल बजटिंग के स्टार्टिंग में ही बोला कि डिप्रिसिएशन टैक्स शील्ड का काम करता है। ठीक है, टैक्स शील्ड मतलब अगर आपकी बिजनेस में एसेट है, उसका डिप्रिसिएशन है, आपका टैक्स बचेगा, which we called, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन टैक्स शील्ड।
इसे हम डिप्रिसिएशन टैक्स शील्ड कहते हैं, डीटीएस के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन रहने से आपका टैक्स अमाउंट कम होता है। जैसे हम लोगों ने अभी देखा ना कि हमारा जो नो पैट आया था, इसमें हमारा जो भी इनकम बना था उसमें से मैंने टैक्स दे दिया, तो टैक्स देने के कारण मेरा इनकम कम हो गया। हेलो, मेरा ईबीआईटी बना था 144 करोड़ का, मैंने डिप्रिसिएशन दे दिया 30%, तो मेरा इनकम बन गया 100.8 करोड़ का। तो मुझे इनकम टैक्स जब देना पड़ता है, हमें जब इनकम टैक्स देना पड़ता है तो इनकम पे देना पड़ता है, कंपनी का अर्निंग पे देना पड़ता है। तो 144 करोड़ का 30% ज्यादा होगा कि 100 करोड़ का 30% ज्यादा होगा? ऑब्वियसली 144 करोड़ का 30% ज्यादा होगा। तो डिप्रिसिएशन रहने से 36 करोड़ का डिप्रिसिएशन होने के कारण आपका टैक्स लायबिलिटी कम हो सकता है। तो इसीलिए डिप्रिसिएशन को टैक्स शील्ड कहा जाता है। और इतना ही नहीं, आप लोग अकाउंटेंसी में भी किए होंगे सर, जब आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो डिप्रिसिएशन ऑन एसेट बोल के आप पीएल में शो करते हो और बैलेंस शीट में एसेट का वैल्यू में चेंजेस करते हो। तो जो भी आपका सेल्स वैल्यू होता है, अर्निंग होता है, ठीक है, वहां से डिप्रिसिएशन वैल्यू माइनस होकर आपका नेट प्रॉफिट कम होता है। तो नेट प्रॉफिट को कम करने में डिप्रिसिएशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और जो आपका टैक्स लायबिलिटी को कम करने में भी हेल्प करता है। इसीलिए डिप्रिसिएशन को टैक्स शील्ड कहा जाता है। यस और नो? अरे बोलो सर, बात समझ में आया कि नहीं? यस सर। अकाउंट्स एंड फाइनेंस कनेक्टेड सर, एक दूसरे के साथ एकदम लिपटा हुआ है। इसलिए अकाउंटेंसी में इग्नोरेशन नहीं, अकाउंट्स इग्नोर करोगे फाइनेंस बुरा मान जाएगा। ठीक है, अच्छा। डिप्रिसिएशन को यूज करने का अलग अलग मेथड होता है, जैसे डिडक्ट डिप्रिसिएशन while calculating taxable project. And latter added to NOPAT, जो मैंने आपको अभी दिखाया है ना। पहले डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लेंगे, बाद में उसको NOPAT के साथ ऐड बैक कर देंगे। NOPAT मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फुल फॉर्म लिख लो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दैट इज CFAT का क्या मतलब होता है? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का मतलब होता है EBIT, सॉरी EBDIT माइनस कर दो डी फॉर डिप्रिसिएशन, उसके बाद उसको 1 माइनस टैक्स कर दो, तो 1 माइनस टी, 1 माइनस टी मतलब टैक्स को माइनस हो गया, फिर उसके बाद फिर से प्लस डी कर दो, जिसको हम लोग डिप्रिसिएशन को ऐड बैक करना कहते हैं। ये मेथड 1 का। मेथड 2 क्या है? ऐसे भी कर सकते हो, EBDIT माइनस इंटू EBDIT इंटू 1 माइनस टी, सॉरी EBDIT इंटू 1 माइनस टी माइनस डी इंटू 1 माइनस टी फिर प्लस डी। जैसे इसको अगर हम कैलकुलेशन करें, जैसे हम लोगों ने 180 करोड़ का EBIT देखा था, वहां से आप टैक्स को लेस करो 1 माइनस 0.3 मतलब 0.7 माइनस, फिर आप उसको EBDIT माइनस डी। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा एक काम करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा कॉमन ले लेके कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसको, EBDIT इंटू 1 माइनस डी और माइनस डी प्लस डी। एक सेकेंड, EBDIT 1 माइनस डी इंटू 1 माइनस डी, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 1 माइनस डी अगर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस डी और माइनस डी, EBDIT माइनस डी प्लस डी। इसमें प्लस डी आ सकता है क्या?
अर्निंग फॉर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स इनटू 1 माइनस टी, टैक्स हट गया जो भी आया। फिर इसके साथ एक्चुअली अल्टीमेटली मेथड 1 में ही जाना है सर, अल्टीमेटली मेथड 1 में ही जाना है। तो आप कुछ भी करो, मेथड 1 का जो कॉन्सेप्ट है उसी के थ्रू से आपको एक्चुअली इसको सॉल्व करना है। आप एक काम कर सकते हो, इसको यहाँ से अगर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, अब इसको हटा सकते हो। अल्टीमेटली मेथड 1 से ही आप फॉलो कर सकते हो। जैसे मैंने आपको दिखा रहा था 180 करोड़ का आपका ईबीडीआईटी आया था, इसके साथ 0.7 मतलब 1 माइनस टैक्स करके 1 माइनस टैक्स मतलब 1 माइनस 0.3 30% टैक्स 0.7 आ जाएगा। फिर उसके साथ आपका डिप्रिसिएशन था, कितना डिप्रिसिएशन था 36 का, है ना, 36 करोड़ का आपका डिप्रिसिएशन था, उसका 30% करना है, मतलब 1 माइनस टी का फिर डिप्रिसिएशन मतलब प्लस 30% ऑफ 36। ऐसा करके भी ना आपको 136.8 मिलेगा, मतलब जो हम लोग का आया था सर। सेम अप्रोच से आप इसको कर सकते हो, एक बार घर पे ट्राई करना दोनों मेथड को अप्लाई करके, ठीक है, आप देखना आपको समझ में आ जाएगा। मेथड 1 करो या मेथड 2 करो, अल्टीमेटली आंसर सेम ही आने वाला है। मतलब बाद में प्लस डी करो और एकदम डायरेक्टली इंटू करो दोनों टैक्स के साथ, तो भी आपका सेम जवाब आएगा। ठीक है सर। सर एक्सप्लेनेशन में अभी भी कुछ बात बाकी है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में ही आपको सॉल्व करवाऊंगा एक्सप्लेनेशन को। 2-4 बात एक्सप्लेनेशन में करना है, लाइक एक्सप्लेनेशन 4, ठीक है, एक्सप्लेनेशन 4 जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, थोड़ा ड्यू रह गया। और जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा ना सर, एक क्वेश्चन है कैलकुलेट टर्मिनल फ्लो, ये मैं नेक्स्ट दिन आपको समझाऊंगा। मतलब मैंने 3 चीज सिखाने का बेड़ा उठाया था कैश फ्लो में, ठीक है, कैसे प्रोजेक्ट में कैश फ्लो होता है। उसमें मैंने फर्स्ट आपको सिखाया कि इनिशियल फ्लो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करना होता है। फिर मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग फ्लो क्या होता है कैश फ्लो, और फिर मैंने आपको बताया टर्मिनल फ्लो, जो मैंने अभी तक आपको सिखाया नहीं। अब इस प्रोजेक्ट में मैं टर्मिनल फ्लो को ऐड करके नेक्स्ट दिन आपको टर्मिनल फ्लो सिखाऊंगा। आज का क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट बात ये था कि प्रोजेक्ट कैसे बनता है, प्रोजेक्ट को कैसे देखना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एग्जाम में सी फैट बहुत पूछता है, ठीक है। तो आपको सी फैट रिलेटेड मैटर में हमेशा सीरियस रहना चाहिए कि कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, नो पैट कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिसिएशन अगर है तो उसका कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है। जब भी आपको कैश फ्लो आफ्टर टैक्स पूछे या नो पैट पूछे, आपको कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, तो उसका एक आइडिया लग गया। बाकी बातें नेक्स्ट दिन मैं आपको टर्मिनल फ्लो पे बताता हूँ। ओके ओके सर, पूछा कैसे, यस सर। ठीक है सर। बाकी प्रोजेक्ट का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मैं कुछ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस या मैं स्टडी नोट शेयर करूंगा, मैं शायद नहीं किया अभी तक। उसकी वहां से आपको जितना क्वेश्चन मिले आप जरूर प्रैक्टिस करें सर, हर मेथड के ऊपर, कैपिटल बजटिंग के ऊपर, जो भी मेथड मैंने अभी तक सारा मेथड करवा दिया, आप लोग बस प्रैक्टिस करना। मैं नेक्स्ट दिन भेजूंगा, आज भेजूंगा सर, ठीक है। ओके तो था प्रैक्टिस करें नहीं सर। अच्छा सर। ओके सर, ओके सर, ठीक है, ब्रिलियंट सर। गुड नाइट सर, मिनट सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट। স্যার গোয়েল এলো বেদান্তা থেকে, বাইজুসে জয়েন করলো সিএফও হিসেবে। के স্যার অজয় গোয়েল ছিল না সিএফও हाँ 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 বেদান্তার, স্যার हाँ বাইজুসে हाँ জয়েন हाँ করলো। এখন তো বেদান্ত স্যার ডুবতে বসেছে, हाँ। এখন স্যার বাইজুসে এলো আবার। বাইজুসের সামনে মনে আইপিও আনছে, তাই জন্য IPOs पे নেক্সট ইয়ার বলছে স্যার। এখন তো এরা ফান্ড রেজিং নিয়ে মারামারি করছে, পুরো লস, কেউ লোন দিতে চাইছে না। हाँ সিএফও নিয়ে এলো স্যার এদের, অজয় গোয়েলকে। क्या क्या उनकी डिसीजन था। যদি হয় স্যার ঠিকঠাক, এই কোম্পানিটা খুব ভালো একটা মানে ইয়ে নিয়ে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল মার্কেটে, কিন্তু পুরো ডুবে গেল। সব এই भाई সব করতে গিয়ে এসে মার্কেটিং এ এত খরচা করে ফেলেছে, এখন তুলতেই পারছে না। वेदांत কথা বলছিস, না স্যার, এই বাইজুসের কথা বলছি। বাজিদের কথা বলছিস। হ্যাঁ স্যার, মার্কেটিং এত বেশি, মানে এত হাই মার্কেটিং এ চলে গেছিল যে মার্কেটিং কস্ট অনেক হাই হয়ে গেছে। এই জন্য এখন পুরো মানে অনেক ডাউন যাচ্ছে। কি করে পজিটিভে আনবে জেনেছে, লে অফও করে দিল বেশ কিছু স্টাফকে দুদিন আগে।
আবার এখন ফান্ড রেজিং করতে চাইছে, হাইয়েস্ট ইন্টারেস্ট রেট মানে বলছে হাইয়েস্ট ইন্টারেস্ট দেবে, পে করবে, কিন্তু তাও কেউ লোন দিতে চাইছে না, কেউ দিতেই চাইছে না স্যারেদেরকে। তাই এখন সিএফও নিয়ে এসছে নতুন স্যার, বেদান্ত থেকে তুলে। Thank you, Colin. কি হবে কি জানে স্যার। ঠিক রাখছি আছে। স্যার। আচ্ছা রাখ।